हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर आगे बढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में बच्चों आज जो हम लोग चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर फोकस करना सिखाऊंगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस तरीके से 11th क्लास के कंसेप्ट्स को अप्लाई कर कर, ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। यानी कि हमारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप क्वेश्चंस हमारे हैं, यानी कि मेंस में, एडवांस में, नीट में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एंड इन क्वेश्चंस के पूछे जाने के जो चांसेस है वो बेहद ज्यादा होते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये रहती है कि जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं ना बच्चों, आप लोगों के लिए बात बहुत जानना ज्यादा जरूरी है, स्पेशली 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, कि जब भी हम लोग एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो एग्जाम में ज्यादातर हमारे साथ क्या होता है कि जब हम लोग 12th के बोर्ड्स के एग्जाम कंप्लीट कर कर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अपीयर करने जा रहे होते हैं, तो उस समय हमारे दिमाग में क्या होता है कि एक्चुअली एक नॉर्मल स्टूडेंट की जो मेंटेलिटी होती है वो किस प्रकार की होती है कि वो जनवरी से अप्रोक्सीमेटली दिसंबर या जनवरी से वो पूरी तरीके से लग जाता है अपने बोर्ड्स के एग्जाम की प्रिपरेशन में। अब लगभग लगभग 2 ढाई महीने 3 महीने का ये एक ऐसा लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है उसके पास कि उसको अपने बोर्ड्स में आने वाले पांचों सब्जेक्टों के ऊपर ध्यान देना होता है ना। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, जिसके पास बायोलॉजी है, साथ में इंग्लिश एक्सेट्रा, इन सारे उसको सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है। अब सारी चीजें तैयार करनी है क्योंकि बच्चे ये चीज सोचता है कि कहीं मेरी बोर्ड्स की परसेंटेज ना बिगड़ जाए, है ना। तो बच्चों उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे की मेंटेलिटी एक सेट हो जाती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास की ही चीजों को अच्छे से अभी कवर करना है, सो दैट कि मेरे बोर्ड्स के मार्क्स पर कोई भी फर्क ना पड़े। अब उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा 2 3 महीने से एक ही कॉन्टिन्यूअस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ 12th के फॉर्मूले, 12th के कंसेप्ट, 12th की बातें, उन्हीं के ऊपर फोकस कर रहा है। अब उनको ऊपर फोकस करने की वजह से क्या हो जाती है कि जब हम कोई एक सवाल तैयार करते हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई सवाल होता है, उसमें 12th क्लास के ऊपर बेस्ड वो क्वेश्चन है, बट उसमें कंसेप्ट 11th के भी लग रहे हैं। अब ऐसे सवाल के अंदर क्या होता है कि बच्चे को 12th क्लास के फॉर्मूले तो याद है, बट लेकिन वो फंसा कहां पर, जहां पर 11th क्लास की चीजें अप्लाई होनी शुरू हो गई। तो जैसे ही हमारी ये चीजें अप्लाई होनी शुरू होती हैं, वहीं हम फंस जाते हैं। फिर हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि यार मेरे को इसका फॉर्मूला तो याद है, बट लेकिन इसको मैं अप्लाई कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो बच्चों को देखने को मिलेगा भी नहीं 12th क्लास में, है ना। अगर आप बोर्ड्स लेवल की प्रिपरेशन जब करते हो, एनसीईआरटी पर फोकस करते हो, प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के आए हुए पेपर्स पर फोकस करते हो, बोर्ड्स की जो गाइड्स होती हैं, फेमस गाइड्स जो होती हैं, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, उसमें ऐसे मिक्स कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलते, कॉम्पिटिटिव टाइप क्वेश्चंस नहीं मिलते। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 12th की स्टार्टिंग से ही, हमें जब मालूम है कि लास्ट में जाकर हम 2 ढाई महीने के लिए बिल्कुल बोर्ड्स की प्रिपरेशन में घुस जाएंगे, तो हमें 12th की स्टार्टिंग से ही अपने आप को इस तरीके से ढाल लेना है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 11th और 12th के मिक्स्ड कंसेप्ट पर क्वेश्चंस हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही आते हैं। तो आज मैं कुछ इसी प्रकार के सवालों पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो मेनली आज जो हम क्वेश्चन सीखेंगे वो हमारे मिक्स कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपको प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए मिलेंगे, और साथ साथ एचसी वर्मा में भी इस प्रकार के सवाल अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम आज सवाल करने के तरीके को सीखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क में काफी क्वेश्चंस दूंगा जिनका हम फिर अगेन एक लाइव डाउट डिस्कशन सेशन रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में हम लोग सबसे पहला सीधे डायरेक्ट शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन से। किस प्रकार के सवाल से, देखो बच्चों इससे मिलता जुलता सवाल हम लोग कर चुके हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर एक चार्ज ले लिया Q और दूसरा चार्ज भी ले लिया Q। अब बच्चों इन दोनों चार्जेस की जो एक कंडीशन मैंने यहां पर दे दी कि दीज आर फिक्स्ड चार्जेस, दीज आर फिक्स्ड चार्जेस। ये वाला क्यू भी और ये वाला क्यू भी, ये दोनों कैसे चार्जेस है, फिक्स्ड है, दोनों फिक्स्ड है, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं तो बच्चों लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस, यानी कि इन चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, चार्ज को ज्वाइन करने वाली ये लाइन ये है। अब मैंने क्या करा, इस चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पर बच्चों क्या कर दिया, चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पर मैंने क्या कर दिया, एक और चार्ज रख दिया, लेट से यहां पर,
और ये रख दिया मैंने प्लस का क्यू। अब ये भी प्लस का क्यू था, ये भी प्लस का क्यू था, ये प्लस का कैपिटल क्यू, एक नया चार्ज आ गया। तो मान लो बच्चों कि ये वाली लेंथ है 2l, ये वाली लेंथ क्या है 2l। तो अब इस प्लस क्यू चार्ज को अगर थोड़ा सा इधर खिसका दूं, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, है ना, एक्स हमारा क्या है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। देखो अभी ये जो क्यू रखा है ना, ये इस चार्ज से एल दूरी पर और इस चार्ज से भी एल दूरी पर रखा हुआ है, तो टोटल दूरी 2l है, यानी कि बिल्कुल मिड पॉइंट पर कैपिटल क्यू को रखा है। इसको मैंने बहुत ही छोटे से डिस्टेंस x से इधर की तरफ खिसकाया, यानी कि x इज वेरी वेरी लेस देन l कह लो या 2l कह लो, ठीक है, x l से बहुत छोटा है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया। अब बच्चों जैसे ही मैं इस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, है ना। तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर फोर्स किधर लगेगी, इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। बहुत बढ़िया बात है। अब जरा दिमाग लगाकर सोचो, जब इस चार्ज को आपने इधर की तरफ खिसकाया, किसकी तरफ, इधर की तरफ, देखो इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं, तो कैपिटल क्यू को मैंने बी की तरफ खिसकाया। तो जब बी की तरफ खिसकाऊंगा तो बच्चों इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। बोलो भाई, समझ पा रहे हो मेरी बात। जैसे ही मैं इसको इधर की तरफ खिसकाऊंगा बी की तरफ, तो एक्स डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस तो कम हो जाएगा और इधर वाले ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो जैसे ही इधर की तरफ खिसकाया तो जो रिपल्सिव फोर्स है वो बढ़ जाएगी, कौन सी वाली, इस रीजन में, और यहां डिस्टेंस बढ़ गया तो रिपल्सिव फोर्स घट जाएगी। देखो याद करो, याद करो, कूलाम्स लॉ में पढ़ा था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी, है ना। तो अब जैसे ही इसको इधर खिसकाया एक्स लेंथ से, तो डिस्टेंस कम हुआ, डिस्टेंस कम हुआ तो हमारी जो फोर्स है वो बढ़ गई, और ये वाला डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स घट गई। बोलो बात समझ आई नहीं आई। अब बच्चों ये फोर्स तो रिपल्शन की है, तो जैसे ही तुमने इसको इधर खींचा तो इसने कहा, इसने अपनी फोर्स बढ़ा दी, तो इसने कहा वापस जा, वापस जा, मैं तुझसे नफरत करता हूं क्योंकि तू लाइक चार्ज है, ठीक है। तो इसने इसे इधर की तरफ धक्का दिया, अब ये इधर की तरफ वापस आया, इसी पॉइंट पर वापस आया, लेकिन ये यहां पर रुकेगा नहीं, ये यहां पर रुकेगा नहीं, ये स्लाइटली इधर की तरफ और जाएगा अभी, है ना। कितने डिस्टेंस से जाएगा, उतने ही डिस्टेंस से जाएगा जितने डिस्टेंस से तुमने इसे खिसकाया था, एक्स डिस्टेंस से, है ना। स्लाइटली एक्स डिस्टेंस से इधर की तरफ जाएगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि इस क्यू, इसका जो पार्टिकल यहां रखा है उसका कैपिटल क्यू चार्ज है और स्मॉल एम मास है ना। तो बच्चों इनर्शिया की वजह से ये इधर जाएगा, फिर जैसे ही ये इधर जाएगा तो इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स बढ़ जाएगी और इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स घट जाएगी क्योंकि अब ये इधर चला गया है। फिर ये धक्का मारेगा, फिर ये धक्का मारेगा, फिर ये धक्का मारेगा, तो ये यही चलता रहेगा केस, है ना। तो ये जब धक्का मारते रहेंगे तो कभी ये इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो बच्चों ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मोशन हो गया, है ना। ये तो हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो गया, है ना। और इसी को तो हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, इसी को तो हम ऑसिलेशंस बोलते हैं। तो यानी कि ये क्यू क्यू चार्ज वाला पार्टिकल ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा विद अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस एक्स। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का, है ना। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मैंने क्या करा, इस क्यू चार्ज को उठाकर इस क्यू चार्ज को उठाकर इस पॉइंट पर ले आया, लेट से थोड़ा सा आगे एक्स डिस्टेंस पर, है ना। तो अगर मुझे निकालना हो नेट फोर्स ऑन क्यू व्हेन it is displaced slightly by x, ठीक है, x डिस्टेंस से स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, एफ नेट कितनी होगी। तो देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, देखो इसे x डिस्टेंस से खिसका दिया, देखो पहले ये डिस्टेंस कितना था, देखो ये मिड पॉइंट है, पहले ये डिस्टेंस था l और ये वाला डिस्टेंस भी था l। अब जैसे ये x डिस्टेंस खिसक गया तो अब इतना बचा हुआ डिस्टेंस कितना रहा, l माइनस एक्स, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, l प्लस एक्स, है ना। तो b वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगी बच्चों वो हो गई k क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, तो देखो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर, माइनस। अब इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है, इसकी वजह से वो इधर की तरफ लग रही है, लेकिन कितनी, के क्यू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
के वही है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना? अब बच्चों ये हमारी नेट फोर्स हो गई। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, मतलब नेट फोर्स का मतलब टोटल फोर्स। देखो बात को समझो ना, कि इस पॉइंट पर जैसे ही तुम्हारा क्यू चार्ज आ गया, तो ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा है, ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, दोनों की फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए माइनस ही तो करूंगा, प्लस थोड़ी करूंगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको इन दोनों को माइनस करा, और ये हमने एक पर्टिकुलरली फोर्स निकालकर तैयार करी, है ना बच्चों? अब अगर हम लोग बहुत ध्यान से अपनी ऑब्जर्वेशन लें, तो देखो खैर यहां पर देखो एक काम सबसे इंपॉर्टेंट एक काम कर लेते हैं, कि सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन बना लेते हैं, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? उसके अकॉर्डिंग ही साइन लगाएंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स निगेटिव, है ना? हमेशा ऐसे ही लेते हैं ना नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, तो आसानी हो जाएगी। तो एक बात सोचो, इधर की तरफ जो फोर्स लग रही है, इधर की तरफ, वो तो इस चार्ज की वजह से है, और इधर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो इस चार्ज की वजह से है। तो इस चार्ज की फोर्स तो बड़ी है ना, इस चार्ज की फोर्स बड़ी है। तो इस चार्ज की वजह से अगर इधर फोर्स लग रही है, तो इसका साइन माइनस ले लेते हैं यहां पर, ये है ना? और इस चार्ज की वजह से इधर फोर्स लग रही है, तो उसका साइन पॉजिटिव, तो ये ले लेते हैं। ऐसे हो गया, है ना? तो अब हमने प्रॉपर एक साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिया था। इससे पहले जो मैंने लिया था ना, वो भी सही था, बस उसमें साइन कन्वेंशन उल्टा करना पड़ेगा। कोई गलत नहीं था, पहले वाला एक्सप्रेशन भी सही है, वाला एक्सप्रेशन भी सही है, बस हमें पहले साइन कन्वेंशन डिफाइन करना पड़ता है। तो जो मोस्ट जनरलाइज साइन कन्वेंशन है, वो हम लोग यही लेकर चलते हैं कि इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव, तो मैंने भी वही ले लिया। अब बच्चों जब इसका एलसीएम सॉल्व करूंगा, तो एलसीएम देखो, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर और एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया, है ना? अब एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये, तो देखो माइनस का के क्यू क्यू, और माइनस माइनस कॉमन आ गया, तो एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस ये गया तो ऊपर माइनस आ गया, यानी कि के क्यू क्यू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो बात क्लियर हुई? ये हमारा एलसीएम हो गया बच्चों। इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा, तो बहुत ध्यान से देखना क्या आएगा, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कराकर देख लो, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ऊपर क्या आएगा, देखो जब इसके स्क्वायर को खोलूंगा, तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2lx, और इसको खोलूंगा तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx। तो एल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली तो टर्म कट जाएंगी, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, और 2lx वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो ऊपर ओवरऑल बचेगा 4k-q-q-l-x। ठीक है बच्चों, ये बचकर ऊपर तैयार होगा। इसे तुम्हें खुद सॉल्व करना है पहले, ठीक है, कि ये पूरी की पूरी वैल्यू आ रही है या नहीं, सॉल्व करके देखना, क्रॉस चेक करना, इसको ओपन करना, इसको ओपन करना, पूरा सॉल्व करना, देखो यही वैल्यू आएगी निकलकर, है ना? अब बच्चों ध्यान करो, हमने स्टार्टिंग में ये कंडीशन इस्तेमाल करी थी, एक करी थी, यानी कि x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन l। अगर x l से बहुत छोटा है, अगर x l से बहुत छोटा है, तो यहां पर एक बात देखो, कि हम x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना? अगर x l से बहुत छोटा है, तो हम एक्स स्क्वायर को एल स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एल बहुत बड़ा है एक्स से, तो एल का स्क्वायर तो और भी बहुत बड़ा होगा ना, है ना? तो हमने क्या करा, एक्स को यहां नेग्लेक्ट कर दिया, बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा रिलेशन। तो बच्चों ये हो गया माइनस का 4k-q-q एल एक्स अपॉन एल की पावर 4। देखो एल स्क्वायर था और बाहर भी स्क्वायर था, तो एल की पावर 4 हो गई, एल से एल कट गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4k-q-q-x अपॉन एल क्यूब, ये फोर्स निकल कर आ गई। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल क्यू व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड, व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस एक्स। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? बोलो क्लियर हुई नहीं हुई बात? ठीक है बच्चों, तो ये जो मैंने पूरा ओवरव्यू बताया है, ऑसिलेटरी मोशन के लिए बनकर तैयार हुआ है। पहले स्क्रीन पॉज करो और इतने पोर्शन को प्रॉपरली उतारो, और इसे सॉल्व करके देखो कि क्या यही रिलेशन आ रहा है। करो फटाफट, क्विकली क्विकली, देखो क्विकली करो, हम जब तक आगे बढ़ते। देखो अब बच्चों, हमने जो यहां पर ये रिलेशन यूज करा, इसको अगर बहुत ध्यान से आप देखो इस वाले रिलेशन को, तो क्या ये F इज इक्वल टू माइनस के एक्स जैसे रिलेशन जैसा नहीं लग रहा, है ना? ऑल द ये वाला के और ये वाला के अलग अलग है ना?
ये वाला के और ये वाला के अलग अलग है। दिस के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज अ नॉर्मल कांस्टेंट, तो मैं इसे के डैश ले लेता हूं सो दैट की कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स टाइप की फोर्स हो गई। अरे बोलो भाई, हो गई नहीं हो गई? और ऐसी फोर्स हमने कहां पढ़ी थी? जहां पर हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आ गई यहां से तो, कि ये जो यहां पर लगने वाली नेट फोर्स ऑन दी पार्टिकल है, ये तो सिंपल हार्मोनिक टाइप की आ गई, है ना? ऑसिलेशन वाली फोर्स आ गई, रीस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इजंट इट? तो हमने एसएचएम के अंदर ये वाला रिलेशन पढ़ा था। तो आप लोगों को याद होगा कि अगर ऐसा ऑसिलेशन होता है तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट। ठीक है, हमने यहां पर क्या पढ़ा था? इनर्शिया फैक्टर अपॉन एसएचएम फैक्टर। तो इनर्शिया फैक्टर क्या है? मास, और एसएचएम फैक्टर के डैश। अब बच्चों इस इक्वेशन को, इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 1। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 विद 1, तो यहां से के डैश की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 4k क्यू बाय एल क्यू, है ना? ये पूरी आ जाएगी कांस्टेंट की वैल्यू, दिस वन, है ना? तो के डैश की वैल्यू ये हो गई। तो बच्चों टाइम पीरियड कितना निकल कर आ गया? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय, है ना, और 4k क्यू बाय एल क्यूब। बोलो ये आ गया। एल क्यूब बच्चों ऊपर चला जाएगा, तो टाइम पीरियड का जो ओवरऑल फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय 4 पाई क्यू और ऊपर एल क्यूब। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल which is oscillating which is oscillating on the line joining the two charges, है ना? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, यानी कि तीनों प्लस हैं, तीनों ही प्लस हैं। इस बात का बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, बोले ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आई नहीं आई बच्चों? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस मैंने क्या करा? मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, है ना? नेट फोर्स का कंसेप्ट लगाया, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, है ना? और उसके बाद लास्ट में मैंने एक 11th की चीज इंट्रोड्यूस कर दी, ये, ठीक है, द कंडीशन फॉर एसएचएम, द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। ठीक है, वो अप्लाई करी और मैंने यहां पर देखा कि मेरे को बहुत आराम से टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला निकल कर आ गया, है ना? तो बच्चों ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, लगभग लगभग हर साल। ठीक है, एक कहीं ना कहीं रिपीटिशन रहता है ऐसे सवालों में। बस क्या है कि अगर किसी साल टाइम पीरियड पूछ लिया तो कभी वो फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, है ना, कभी वो कुछ और पूछ लेगा, कभी वो सिंपल आपसे यही पूछ लेगा कि एसएचएम फैक्टर की वैल्यू ही बता दो। बस इतना, ये ही हमारा पूरा का पूरा जो है वो चेंज निकल कर आते रहते। तो इट इज क्वाइट सिंपल, है ना? हो सकता है वो यहां पर तुमसे क्या पूछ बैठे? एक्सेलरेशन पूछ बैठे। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, हम कुछ भी वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। बोले ये सारी बात क्लियर हुई बच्चों? स्क्रीन पॉज करो, इसको पूरे को उतारो, स्क्रीन पॉज करो, इसको पूरे को उतारो फटाफट। फिर इसी तरीके का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उससे कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा बच्चों। लिखो इसको फटाफट, चलो हम आगे बढ़ते हैं जब तक। देखो अगला सवाल कुछ कुछ इसी प्रकार का, बट कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशंस बढ़ाते हुए, और मॉडिफिकेशंस बढ़ाएंगे तो उससे हमारा थोड़ा इस सवाल का कंसेप्ट और क्लियर होगा और नया कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखो अब मैं क्या मॉडिफिकेशन करने वाला हूं। मॉडिफिकेशन के नाम पर मैं बच्चे एक काम कर देता हूं कि मैंने प्लस चार्ज क्यू लिया यहां पर, ठीक है, और अगेन एक दूसरा प्लस चार्ज क्यू ले लिया, है ना? दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। अब बच्चे ये क्या है? ये दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज व्हाट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना? यहां पर भी प्लस चार्ज है, यहां पे भी प्लस चार्ज है, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। और मैंने क्या करा आपकी बारी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है, इसके बिल्कुल बीचों बीच एक चार्ज पार्टिकल रखा था यहां पर, अगेन कैपिटल क्यू और एम। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या कर दी मैंने? इसका जो चार्ज की पोलैरिटी है वो उल्टी ले ली, यानी कि माइनस चार्ज ले लिया। तो अब की बार ये माइनस क्यू है लेकिन मास एम ही है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैंने अब की बार इसको ऊपर की तरफ खिसकाया एक्स डिस्टेंस से, ऊपर की तरफ एक्स डिस्टेंस से ऊपर की तरफ खिसकाया है। अब अगर एक्स डिस्टेंस से ऊपर की तरफ खिसकाऊंगा तो बच्चों बड़ा ध्यान से देखना, देखो ये एक्स डिस्टेंस बहुत छोटा सा है, बट हम इसका जूम कर कर व्यू देखते हैं कि हुआ क्या होगा, है ना? तो देखो बहुत ध्यान से समझना, क्यू चार्ज,
क्यू चार्ज, ठीक है। दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मान लो कि माइनस क्यू यहां पर है ना, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लग रही होगी और इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लग रही होगी। बोलो बात समझ आई या नहीं आई, बोलो भाई, ठीक है। ये हमारा माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाली फोर्स इधर और इधर है ना। ये वाला चार्ज इस पर अपनी तरफ फोर्स खींचेगा और ये वाला चार्ज इस पर अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। बोलो लगाएगा बच्चों, है ना। अब बच्चों क्या करते हैं, मान लो लेट से दिस एंगल इज थीटा, लेट से दिस इज ऑल्सो थीटा, दोनों एंगल को हम लोगों ने थीटा मान लिया, है ना। या तो ये वाला एंगल थीटा ले लो, वरना जनरली क्वेश्चन के अंदर जो हमें गिवन होता है वो ये एंगल थीटा गिवन होता है ना। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, किसी भी एंगल को थीटा मान लो, इट डजंट मैटर, इट हार्डली मैटर्स, ठीक है। तो अगर ये थीटा हो गया तो बच्चों इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाओ इधर की तरफ और इस वाले वेक्टर का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाओ इधर की तरफ, ठीक है। और दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट किधर आएंगे, नीचे, जो आएंगे नहीं आएंगे, है ना। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, देखो फोर्स वेक्टर ये रहा, वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा, तो वेक्टर के साथ जो कंपोनेंट एंगल बनाता है वो कॉस वाला एंगल होता है। तो मैं 2f कॉस थीटा लिख दूं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या लग रहा है 2f कॉस थीटा, ठीक है। और इधर की तरफ क्या लगेगा f साइन थीटा, और इधर की तरफ क्या लगेगा f साइन थीटा। तो बच्चों f साइन थीटा तो कैंसल आउट हो गए, है ना। और नीचे की तरफ लगने वाला 2f cos थीटा, यानी कि इसका f cos थीटा और इसका f cos थीटा वो तो ऐड हो गए क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जीरो है। तो ये हो गया 2f cos थीटा। तो यानी कि हमने क्या करा, इस माइनस क्यू को ऊपर की तरफ धकेला था, लेकिन इनकी अट्रैक्शन फोर्स ने इसे फिर नीचे खींच लिया। समझ आई बात, है ना बच्चों। अब जैसे ही ये यहां वापस आएगा, लेकिन यहां पे रुकेगा नहीं इनर्शिया की वजह से, और नीचे जाएगा। अब जैसे ही नीचे जाएगा तो फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ ऐसे, अगेन हॉरिजॉन्टल वेक्टर कैंसल आउट हो जाएंगे और ये इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो ये इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हमारा क्या होता चला जाएगा, चार्ज ऑसिलेट होता चला जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई। अब अगेन हम लोग अपने फोर्स पर लगने वाली, अगेन हम लोग अपने मतलब चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली नेट फोर्स के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम लोगों ने ये पूरी ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ली। अगेन मैं एक साइन कन्वेंशन ले लेता हूं कि ऊपर जाना पॉजिटिव और नीचे आना नेगेटिव। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है दैट इज नेगेटिव, तो मैं ये कह सकता हूं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस का 2f cos थीटा। अरे बोलो भाई, माइनस का 2f cos थीटा, ये हमारी नेट फोर्स हो गई। तो अगर ये नेट फोर्स हो गई तो बच्चे एक काम करते हैं फटाफट, माइनस का 2 इंटू फोर्स की वैल्यू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर क्या है, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। अब दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है, ऊपर वाला डिस्टेंस x और इधर वाला डिस्टेंस l, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था ना। देखो यहां से लेकर यहीं तक का तो डिस्टेंस लोगे ना, चार्ज डिस्टेंस बिटवीन दी चार्ज पार्टिकल्स लेते हैं हम। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस लिया, तो वो तो स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। बोलो ये तो हो गया फोर्स का फैक्टर। तो 2 इंटू फोर्स इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों देखो थीटा ये रहा, है ना। तो थीटा के अपोजिट ये तो परपेंडिकुलर हो गई, और ये क्या हो गया, बेस। तो बेस अपॉन हाइपो, तो बेस तो हो गया एक्स और हाइपो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई। ये ओवरऑल आ गया एक्सप्रेशन। अब बच्चों जैसे ही ये ओवरऑल एक्सप्रेशन आया, अगेन ध्यान से देखें, अगेन ध्यान से देखें, माइनस का 2k क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल रेस टू द पावर 3/2, इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दी, है ना। और इनटू में एक्स, बहुत बढ़िया बात है। अगेन द कंडीशन इज कि x इज वेरी वेरी लेस देन l। तो अगर x l से बहुत छोटा है तो x को क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। तो एल स्क्वायर की पावर 3/2, इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो बच्चों एफ नेट कितना आ जाएगा, इसे जब सॉल्व करूंगा तो एफ नेट आ जाएगा मेरा माइनस का 2k क्यू अपॉन एल क्यूब इंटू एक्स। अरे बोलो भाई, ये आ गया नहीं आ गया। तो माइनस का 2k क्यू अपॉन एल क्यूब, है ना। ये पूरी वैल्यू निकल गई। अब बच्चों देखो के भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट। अगेन ये पूरा का पूरा फैक्टर कांस्टेंट आ गया।
और एफ बराबर माइनस के एक्स टाइप की इक्वेशन निकल आई नहीं निकल आई, है ना? तो अगर मुझे यहां पर टाइम पीरियड निकालना हो तो अगेन अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एम बाय 2 k क्यू बाय एल क्यूब, और एल क्यूब गया ऊपर, निकल आया नहीं निकल आया तुरंत आंसर। ठीक है, कितना बढ़िया सवाल था, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा शानदार, कि बहुत बढ़िया टाइप का इसके अंदर एसएचएम का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, बहुत बढ़िया टाइप का एसएचएम का कंसेप्ट। ठीक है, तो इससे पहले वाला सवाल और ये वाला सवाल, ये दोनों ही सवाल बेहद शानदार सवाल है, इनके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, और इस जैसे कॉम्बिनेशन से हमसे सवाल बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? ठीक है, स्क्रीन पॉज करो और इस कंसेप्ट को पूरे को प्रॉपरली उतार लीजिए। ठीक है, इसको उतारो फटाफट। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूं, एक इंटरेस्टिंग चीज, बल्कि सिखाता क्या हूं, याद दिलाता हूं तुम्हें। ठीक है, याद दिलाता हूं, पहले हमने सीख रखी है, ठीक है, बट 11th में सीखी थी प्राचीन काल में, समय हो गया बहुत, तो अब तक तो भूल गए होंगे हम। ठीक है, तुम्हें क्या याद है, हमने इक्विलिब्रियम्स पढ़े थे। ठीक है, कौन से वाले? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे। ठीक है, और कौन कौन से पढ़े थे? एक तो पढ़ा था स्टेबल, एक पढ़ा था अनस्टेबल, और बच्चों एक पढ़ा था न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ये तीन पढ़े थे नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में मैंने क्या बताया था कि अगर बॉडी को डिस्प्लेस किया, अगर बॉडी को डिस्प्लेस किया तो वो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही आएगी। ठीक है, तो स्टेबल है। अनस्टेबल में अगर बॉडी को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा तो कभी वापस नहीं आएगी। और न्यूट्रल, कि बॉडी को अगर उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया तो जितना दूर डिस्प्लेस करोगे बस उतनी दूर डिस्प्लेस होकर वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। देखो जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, देखो इसको ऐसे समझो, देखो ऐसे देखो, इस प्रकार से समझो, जैसे मान लो ये एक जगह है ना, और मैंने यहां पर एक बॉल रखी, ये बॉल है, और इस बॉल को मैंने इधर की तरफ धक्का दिया। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है कि ये तो फ्लैट जमीन है, कौन सी? ये वाली, दिस वन इज अ फ्लैट जमीन। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम प्लेन सरफेस है, ये एक वेल है, ये एक पहाड़ है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, जैसे कि दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, एंड दिस पॉइंट इज सी। बहुत ही फेमस, सिंपल, सबसे सरल तरीका इक्विलिब्रियम्स को समझने का। ठीक है, तो बच्चों सोचो अगर मैं ए पॉइंट पर ये बॉडी रखी हुई है, ठीक है, दिस इज एट रेस्ट है ये, अभी मान लो ये दिस इज एट रेस्ट है, बॉल, दिस इज अ बॉल एंड इट इज एट रेस्ट। ठीक है, अगर मैं इसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं आगे, मान लो यहां तक डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो क्या ये वापस ए पॉइंट तक जाएगी? अगर इसे ए से ए डैश डिस्प्लेस करा तो क्या ये वापस जाएगी? नहीं जाएगी, खिसका दिया, रुक गई। पहले भी इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो थी, पहले भी नेट फोर्स जीरो थी, अभी भी नेट फोर्स जीरो है, कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो होता है वो कौन सी कैटेगरी का इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बोलो बात समझ आई? अब मान लो बॉल को धक्का दिया और बॉल पहुंच गई यहां पर, बॉल है यहां पर, ठीक है, अब इस बॉल को मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसका दिया, मान लो ये इस पोजीशन पे पहुंच गई, इस पोजीशन तक खिसकाने की वजह से। ठीक है, इसे मान लिया मैंने बी डैश, तो बोलो बी डैश पर जैसे ही मैंने इसे थोड़ा सा धक्का देकर छोड़ दिया, अब ये बी डैश तक पहुंची, क्या ये वापस आएगी नीचे की तरफ? बिल्कुल आएगी वापस। ठीक है, 101% आएगी, क्योंकि नीचे की तरफ इस पर mg लगेगी। ठीक है, उसका एक कंपोनेंट इसे वापस खींचेगा पीछे की तरफ। ठीक है, और फिर ये इधर की तरफ ऊपर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी, तो ये ऐसे ही करते रहेगी इस तरीके से। बोलो बात समझ आएगी? तो ये बार बार अपनी मीन पोजीशन की तरफ खिंची आ रही है, वापस लौट लौट कर आ रही है, तो वापस बार बार मीन पोजीशन की तरफ वापस लौट कर आना, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? और बच्चों तीसरा पॉइंट देखो जरा, सी,
जरा तीसरा पॉइंट देखो, सी। मान लो बॉल यहां पर रखी पहाड़ की चोटी पर, ठीक है, और तुमने क्या करा, पहाड़ की चोटी से इसे थोड़ा सा आगे खिसका दिया, ठीक है, थोड़ा सा तुमने इसे आगे खिसका दिया। तो जैसे ही तुम इसे आगे खिसकाओगे तो दिस पॉइंट इज सी, दिस इज सी डैश, ठीक है। तो जैसे ही सी डैश पे तुम इसे खिसकाओगे तो क्या ये सी डैश पे रुकेगी? नहीं रुकेगी। क्या ये सी पर वापस जाएगी? इधर की तरफ खिसकाया तो ना तो सी डैश पे रुकेगी और ना ही सी पर वापस जाएगी। तो यहां पर तो भले से इसके ऊपर एफ नेट जीरो था, यहां पर भी एफ नेट जीरो था, बी पॉइंट पर भी एफ नेट जीरो था, और ए पॉइंट पर भी एफ नेट जीरो था। तो एफ नेट जीरो था, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में बैठी हुई थी, बट लेकिन हल्का से इसको धक्का दे दिया हमने। तो धक्का देते ही अरे एकदम से धड़ाम से नीचे आएगी, ये अपने कहीं नहीं रुकने वाली, कहीं नहीं रुकने वाली, और ना ही अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस जाएगी। तो ना तो कहीं रुके और ना ही अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस जाए, ठीक है। तो बच्चों ऐसा जो इक्विलिब्रियम होता है वो फिर अनस्टेबल कैटेगरी का इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया। बोलो बात समझ में आई? फटाफट सम अप करें। तो न्यूट्रल वो, ठीक है, जिसपे नेट फोर्स जीरो है, उसे थोड़ा सा खिसका दिया, अभी भी नेट फोर्स जीरो है, लेकिन अपनी मीन पोजीशन पे वापस नहीं आएगी। स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो जो अपनी मीन पोजीशन पर है, उसे थोड़ा सा खिसकाया तो वापस अपनी मीन पोजीशन पर आएगा, फिर खिसकाओगे फिर वापस मीन पोजीशन पर आएगा, रुकेगा नहीं और मीन पोजीशन की तरफ वापस आता रहेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टेबल। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो जिसको उसकी एफ बराबर, एफ नेट बराबर जीरो, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करा तो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा और दूर जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बच्चों क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बोलो बात क्लियर हुई है ना? अब ये जो सिचुएशन तुम्हें मैंने समझाई है, इसी को आओ लगाते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। पहले चाहो तो इस वाले एग्जाम्पल को नोट कर लो, 11वीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है ऐसे फिगर बनाकर, कई बार आए हैं ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल उतार लो, इससे आसान तरीका दुनिया में कोई नहीं हो सकता इक्विलिब्रियम को समझने का, ठीक है। अब इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगाकर दिखाता हूं कैसे लगाएंगे। करो करो बच्चों, ऐसे उतारो, ठीक है। फिर देखो, इसी को स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल को अप्लाई करते हैं कहां? इलेक्ट्रो का स्टैटिक्स में। देखो इधर देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केस नंबर वन, केस नंबर वन जरा देखो। अभी जो तुम्हें दो क्वेश्चन कराए ना, उसी पे जरा नजर डालो, ठीक है। प्लस चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज इधर, ठीक है, स्लाइटली displaced along the line joining the two charges, ठीक है। यानी कि स्लाइटली डिस्प्लेस करा इसे अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन यानी कि इस लाइन के अलोंग स्लाइटली खिसका दिया इसको, जो सबसे पहले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, स्लाइटली खिसका दिया, ठीक है। फटाफट केस देखते जाओ, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करें। केस नंबर टू, केस नंबर टू, प्लस का चार्ज, प्लस का चार्ज, ठीक है, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग, और इसके ऊपर माइनस का क्यू, इसके ऊपर क्या है? माइनस का क्यू। अगेन पूरी की पूरी यही स्टेटमेंट, ठीक है, सेम, स्लाइटली, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है, बिल्कुल सेम यही स्टेटमेंट, इसके अलोंग ही इसको भी डिस्प्लेस करना है। ये हो गया केस नंबर टू। केस नंबर थ्री देखो, केस नंबर थ्री देखो, केस नंबर थ्री में प्लस का क्यू, प्लस का क्यू, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ठीक है, अगेन यहां पर क्या रखा? एक क्यू चार्ज रखा, ठीक है। अब की बार ये प्लस का क्यू है और इसको मैंने नीचे की तरफ धकेला है एक्स डिस्टेंस से, ठीक है। तो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस, ठीक है। पूरी की पूरी यही स्टेटमेंट है, बस डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस की जगह मैंने क्या कर दिया? स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मैं डैश डैश करके लिख रहा हूं, तुम्हें पूरा उतारना है, समझ गए? तुम्हें पूरा उतारना है क्योंकि मैं नोट्स में चेक करूंगा, तुम्हें ये चीज पूरी उतारनी है, ठीक। अगला केस देखो, केस नंबर फोर,
चौथा केस देखो जरा फटाफट। प्लस चार्ज लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और बीचों बीच रख दिया एक माइनस का क्यू चार्ज, है ना, और माइनस के क्यू चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस किया अपवर्ड। ठीक है, तो वही स्लाइटली डिस्प्लेस्ड along the perpendicular bisector of the two charges। ठीक है, ये मैंने तुम्हारे सामने 4 केस उतार दिए। ठीक है, दीज आर दी टोटल 4 केसेस। ये 4 केस मैंने तुम्हारे सामने उतार के रखे हैं। अब इन चारों ही केसेस में, इन चारों ही केसेस में तुम्हें मुझे क्या बताना है, तुम्हें मुझे बताना है कि चारों के चारों केसेस में जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। स्क्रीन पॉज करो, चारों केसेस उतारो और सोचो कि किसमें कौन से इक्विलिब्रियम में। ठीक है, चलो स्क्रीन पॉज करो फटाफट, उतारो इसको। देखो भाई, ठीक है, सब लोगों ने अच्छे से सोच लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, देखो प्लस चार्ज है, हल्का सा इधर खिसकाया, ये धक्का मारेगा, फिर इधर जाएगा तो ये धक्का मारेगा, तो ये ऐसे ही घूमता रहेगा, यानी कि बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आएगा धक्का खाकर। तो अगर बार बार हल्का सा खिसकाने पे बार बार अपनी मीन पोजीशन के चक्कर काटता रहे तो कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, अभी अभी पीछे समझाया था। बार बार चक्कर काटते रहे अपनी मीन पोजीशन का, बार बार, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये माइनस चार्ज है, ये दोनों प्लस है। ठीक है, जैसे ही इसे थोड़ा सा इधर खिसकाऊंगा एक्स डिस्टेंस से, तो इन दोनों के बीच की दूरी तो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो एल माइनस एक्स, और इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी एल प्लस एक्स। तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट लेकिन ये जब एल माइनस एक्स की दूरी पे अट्रैक्ट करेगा तो इसकी फोर्स बढ़ जाएगी क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, और इसकी फोर्स घट जाएगी क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो जैसे ही इसकी फोर्स बढ़ जाएगी तो ये इसे अपनी तरफ खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा। ठीक है, यानी कि ये अपनी नेट फोर्स जीरो वाली पोजीशन से दूर जाता चला जाएगा, जाता चला जाएगा, जाता चला जाएगा, और इसकी वजह से जो फोर्स है वो घटेगी, और इसकी वजह से फोर्स बढ़ेगी क्योंकि ये इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। तो यानी कि ये जाता चला जा रहा है, जाता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा कहीं पर भी, हल्का सा डिस्प्लेस करते ही। तो ऐसा इक्विलिब्रियम कैसा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डिस्प्लेस करो तो आगे बढ़ता चला जाए, रुके ही ना कहीं पर भी, है ना, मीन पोजीशन की तरफ देखकर भी ना देखे, पलट के भी ना देखे, तो अनस्टेबल। उसके बाद केस नंबर 3, प्लस प्लस, ये भी प्लस, इसे हल्का सा नीचे खिसकाया, तो इसे हल्का सा नीचे खिसकाऊंगा तो ये इसकी तरफ ऐसे फोर्स लगाएगा, ये इसकी तरफ ऐसे फोर्स लगाएगा, है ना। तो इन दोनों फोर्स के वेक्टर्स के कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहा कैंसल आउट हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे नीचे एड अप हो गए। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो नीचे लग रहे हैं, एड अप हो रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ लग रहे हैं। तो ये तो नीचे ही खिसकाया था और फोर्स भी नेट नीचे लगने लग गई, तो ये तो नीचे ही नीचे जाता चला जाएगा, रुकेगा ही कब, ये नीचे ही नीचे जाता चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स कैसे लगने लग गई, नीचे। अरे समझ रहे हो, नेट फोर्स कैसे लगने लग गई, नीचे की तरफ लगने लग गई, अब ये वापस नहीं आएगा, नीचे ही जाता रहेगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये हमारे पास लगी, तो कैसा इक्विलिब्रियम हो गया बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा, अनस्टेबल। ठीक, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखो, अभी यही तो सवाल करा था, इस पे प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, जैसे ही नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, तो नीचे जाएगा तो फोर्स इधर की तरफ, फोर्स इधर, यानी कि ये प्लस क्यू चार्ज इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। बहुत बढ़िया बात है। अगर अपनी तरफ खींच रहा है, अगर अपनी तरफ खींच रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये, वर्टिकल ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये, वर्टिकल ये, ठीक है, तो अपनी तरफ, सॉरी, वर्टिकल अपवर्ड आएगा, है ना। मतलब अगर हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशन लें कि क्यू इसे इधर की तरफ खींच रहा है, तो वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड, इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे ले लो, है ना। तो ये अपनी तरफ हमने, क्योंकि अच्छा अच्छा अच्छा, देखो एक कंफ्यूजन हो गया, हमने इसे ऊपर की तरफ खिसकाया था, तो अगर हम इसे ऊपर की तरफ खिसकाएंगे, बात एक ही थी, वैसे मैं नीचे की तरफ ले रहा था, बट लेकिन स्टार्टिंग में क्वेश्चन बता दिया था तो वही लेकर चलेंगे। क्या करा है हमने, ऊपर की तरफ खिसकाया था, तो ऐसे ले लो, कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसे लगेगी फोर्स, ऐसे लगेगी फोर्स, है ना। तो अगर ऐसे फोर्स लग रही है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, यानी कि अट्रैक्शन की, तो ये इसे इधर खींचेगा, ये इसे इधर खींचेगा। तो अगर इधर खींच रहा है ना,
तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर, हॉरिजॉन्टल इधर, तो हॉरिजॉन्टल तो कैंसल आउट हो गए और वर्टिकल इसे वापस नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, है ना। तो फेंका ऊपर था, जा नीचे रहा है, फिर जब नीचे जाएगा तो वापस ऊपर आएगा, तो यानी कि ऊपर नीचे होता रहेगा। तो अगेन क्या हो गया, एसएचएम हो गया, जैसे अभी अभी सवाल में समझा था। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल। नाउ दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना बच्चों। ये हमारा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, तो खुद समझो इस बात को, सीखो, जानो, परखो कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी मैंने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की चर्चा नहीं करी है, आगे आने वाले केसेस में हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं पॉइंट चार्जेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब हम चार्ज सरफेसेस की बात करेंगे तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का भी केस आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, तो वहां पर उसका भी डिस्कशन करेंगे। क्लियर है, उतार लीजिए इसको फटाफट। ठीक है, जिनके चारों केसेस सही हैं, बहुत बढ़िया, गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उतार लो फटाफट, हम लोग आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। देखो, आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हमने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की चर्चा करी, इनके बारे में पता लगाया। अब थोड़े से और सवालों के ऊपर फोकस यदि किया जाए तो ऐसे ही थोड़ा सा एसएचएम का कंसेप्ट लगाते हुए सवालों में आगे बढ़ें और क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। अगला सवाल देखें, मान लो मैं एक पेंडुलम टाइप क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। कैसा क्वेश्चन, पेंडुलम वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल सिखाने जा रहा हूं। यहां पर इस पॉइंट से दो पेंडुलम लटके हुए थे और दोनों के ऊपर चार्ज था पॉजिटिव, तो दोनों रिपेल करेंगे। मान लो ये प्लस का Q1, मान लो ये प्लस का Q2, और अगेन वही मान लेते दोनों के बीच की दूरी 2L, है ना। ये रहा दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाला एंगल भी थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा, है ना। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, बट इसका चार्ज प्लस का Q1 है, इसका चार्ज प्लस का Q2 है। ठीक है, अब अपने को नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी एक चार्ज को पकड़ो, किसी भी एक चार्ज को पकड़ो। अच्छा देखो, सबसे पहली चर्चा करते हैं, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठाओ कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, बट लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर ही हुआ। मतलब इसने भी थीटा एंगल ट्रेवल करा, इसने भी थीटा एंगल ट्रेवल करा, ऐसा क्यों हुआ। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, ये Q2 Q1 पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर, यानी कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और ये वन इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, है ना। तो भैया F12 कितनी होगी, के Q1 Q2 अपॉन 2L का स्क्वायर, और F21 भी कितनी होगी, के Q1 Q2 बाय 2L का स्क्वायर। तो भैया फोर्स तो दोनों एक दूसरे पर बराबर ही लगा रहे हैं। अरे फोर्स दोनों एक दूसरे पे बराबर लगा रहे हैं, भले से चार्ज अलग अलग हो, क्या मतलब है इस बात से, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज भले से अलग अलग हो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों की एक बराबर ही लग रही है, गारंटी से एक बराबर लग रही है। फॉर्मूला देख लो, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये इससे 2L दूरी पर, ये इससे 2L दूरी पर, कहानी खत्म, कुछ सोचना ही नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से हमने बिना सोचे समझे थीटा बराबर ले लिया। ठीक है, हमने बिना सोचे समझे थीटा बराबर ले लिया, थीटा की चिंता करने वाली बात नहीं है, अगर दोनों के मास बराबर हैं तो। समझ रहे हो बात। अभी मास अलग अलग वाला भी केस लूंगा। तो यहां पर देखो, ये इस स्ट्रिंग से पेंडुलम का बॉब बंधा हुआ था जिसका मास m था, बॉब यानी कि चार्ज। तो इस पर जो टेंशन है वो इधर की तरफ लग रही होगी और इस पर टेंशन इधर की तरफ लग रही होगी। तुमको पहले ही मैंने बताया था कि टेंशन की जो डायरेक्शन है वो दोनों तरफ होती है, हम उधर की तरफ लेते हैं जिधर की तरफ स्ट्रिंग बंधी हुई हो। तो टेंशन इधर की तरफ लग रही है ना। तो बच्चों अगर टेंशन इधर की तरफ लग रही है तो बहुत ध्यान से देखो, एक कंपोनेंट तो टेंशन का ये होगा और एक कंपोनेंट टेंशन का ये होगा। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, बहुत ही सिंपल सी बात। तो ये वाला ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो गया, टी कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया, टी साइन थीटा। नीचे की तरफ फोर्स कौन सी लग रही, एम जी। बोलो नीचे की तरफ फोर्स कौन सी, एम जी, और इधर की तरफ फोर्स कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि F21, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, के Q1 Q2 बाय 2L का
होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू लग रही है। अब इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल कर रखा और ये दोनों रुके हुए हैं, दोनों पेंडुलम रुके हुए हैं भाई। दो रिपेल करने वाले थे ना, चार्ज बॉडीज थे, दोनों पे प्लस का चार्ज था। जैसे ही प्लस प्लस चार्ज आया उनके पास और उन्होंने रिपेल कर कर इतनी दूरी बना ली। अब इतनी दूरी पर लगे हुए हैं दोनों, दोनों रुके हुए, दोनों पर बराबर दूरी लगे, एकदम रुके हुए, हमने उन कुछ नहीं कर रखा। तो अगर रुके हुए हैं तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। यानी कि नेट फोर्स ऑन Q2 एंड Q1 इज इक्वल टू जीरो। Q2 और Q1 पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो ही है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एफ नेट। एफ नेट किस पर? Q2 पर देख लेते हैं। उसी का हम लोगों ने एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है ना। तो नेट फोर्स ऑन Q2 यानी कि इन सारी फोर्सेस का सम। तो अगर इन सारी फोर्सेस का सम देखें तो देखो नेट फोर्स हटा दो, सारी फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं। तो टी कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? mg के बराबर। ध्यान से देखो, ऊपर टी कॉस थीटा, नीचे mg, है ना। और टी साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? टी साइन थीटा इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, यानी कि के Q1 Q2 अपॉन 2L का होल स्क्वायर। ये वैल्यू निकल कर आ गई, इजंट इट? ठीक है, अब अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया टेंशन निकाल के दो यहां से, तो क्या करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कराओ, थीटा की वैल्यू निकाल लो। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा के थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। थीटा की वैल्यू निकालकर इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। देखो कितना आसान सवाल था, है ना। भाई उसने आपको सवाल में दिया कि हमने एक पॉइंट से दो पेंडुलम लटकाए, दोनों पेंडुलम की लेंथ थी, कुछ भी ले ली हमने, दोनों पेंडुलम की कुछ पर्टिकुलर लेंथ थी वो हमने ले ली, दोनों पेंडुलम की जो भी लेंथ थी वो ले ली, Q1 Q2 उसने दे दिया। ठीक है, और उसने पूछा कि कैलकुलेट द टेंशन इन दी स्ट्रिंग। तो टेंशन निकालनी है हमें स्ट्रिंग में, तो हमने इक्वेशन बनाई एक, इक्वेशन बनाई दूसरी। अगर इस वाले चार्ज पर भी बनाते तो भी यही दो इक्वेशन बनती, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा की। तो दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करा लेंगे, है ना। दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करा के पहले वैल्यू निकालेंगे थीटा की, और फिर थीटा की वैल्यू निकालकर इसमें या इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, देन यू विल गेट योर आंसर। किसी में भी पुट कर दो, ठीक है, यू विल गेट योर फाइनल वैल्यू ऑफ टेंशन। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन पेंडुलम। पेंडुलम बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ पेंडुलम हमारे 11th क्लास का है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने उसे अप्लाई कहाँ कर दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। बस यही खूबसूरती है। ठीक है, यही चीज है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों की। स्क्रीन पॉज करो, इस सवाल को उतारो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एंड फेमस कंसेप्ट ऑफ जेई एज वेल एज नीट। स्क्रीन पॉज करो, इसको उतारो फटाफट करो, है ना। उसके बाद अगला केस देखते हैं कि थीटा आपस में अलग अलग किस केस में होंगे। तो देखो उसको भी देखो, पहले उसे उतारो फटाफट। देखो बेटा, देखो जैसे सवाल ले लिया, और सवाल में अगला केस देखते हैं। हमने लिया एक चार्ज ले लिया, लेट से Q1, दूसरा चार्ज ले लिया Q2, इसका मास ले लिया M2 और इसका मास ले लिया M1। ठीक है, दोनों के अलग अलग मासेस ले लिए, अलग अलग मासेस ले लिए ऐसे, है ना। और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो इसका θ2 एंगल है, इसका θ1 एंगल है। ठीक है, और दोनों के बीच की जो भी दूरी है अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, गिवन दैट M1 इज ग्रेटर देन M2, ये तुम्हें पता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट। ठीक है, अपने को पता लगाना है कौन से रिलेशन करेक्ट है, सवाल ये है इसके ऊपर बेस्ड। ऑप्शन ए, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ऑप्शन बी, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ऑप्शन सी, θ2 इज इक्वल टू θ1। ऑप्शन डी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अधूरी दी गई है। ठीक है, ये हमारे चार ऑप्शन है इस सवाल के अंदर। कॉमन सेंस से सोचने लायक बात है। ठीक है,
चाहो तो सॉल्व करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, स्क्रीन पॉज करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देखो और सोचो किस केस में क्या होगा, सोचकर बताओ किस केस में क्या होगा, है ना। करो, स्क्रीन पॉज करो, करो, देखो ट्राई कर लिया होगा सबने। हम आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। चलो, अब हम लोग अगर ऑब्जर्वेशन अपनी लें तो मुझे एक बात तो पता है कि दोनों के मासेस अलग अलग हैं, तो यहाँ पर टेंशन T1 होगी और यहाँ पर टेंशन T2 होगी, टेंशन अलग अलग हो जाएंगी, है ना। तो अगर मैं ऊपर की तरफ वाला ये लूं तो ये θ1, तो T cos θ1, और इधर की तरफ T sin θ1, और इधर की तरफ लगने वाला T sin θ2, और ऊपर की तरफ लगने वाला सॉरी T2, और ऊपर की तरफ लगने वाला T2 cos θ2, है ना। तो अब देखो T1 sin θ1 बराबर, देखो ये किसके बराबर, देखो नेट फोर्स तो जीरो होनी है, ये नीचे mg लगेगा क्योंकि ये दोनों रुके हुए होंगे, और इधर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगी, ठीक है। तो T sin θ1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, यानी कि K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। सिमिलरली T2 sin θ2, ये भी K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहां से एक बढ़िया रिलेशन मिल गया कि T sin θ1 बराबर होगा T2 sin θ2 के, एक रिलेशन मिला। अगला अगर देखें तो T2 cos θ1 ओ सॉरी θ2 बराबर होगा M2G के, और T1 cos θ1 बराबर होगा M1G के। ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आए। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द फैक्ट दैट कि हमें ये पता लगाना है कि θ1 और θ2 में से कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, यही तो पता लगाना है अपने को। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि टेंशन किस में ज्यादा लगेगी, लॉजिकली सोचो भाई, टेंशन कौन सी स्ट्रिंग में ज्यादा लगेगी, जिसमें मास ज्यादा होगा, है ना। मास ज्यादा बंदा होगा उतना ज्यादा खिंचाव, और जितना ज्यादा खिंचाव उतनी ज्यादा टेंशन। बात समझ आई। तो अगर मास किसका बड़ा है, M1 का, इसका मास बड़ा है तो यानी कि T1 बड़ी हो गई, ये बात तो क्लियर हो गई। और अगर टेंशन T1 बड़ी है, क्या कहा मैंने, अगर टेंशन T1 बड़ी है, ठीक है, तो T1 जो ये वाला हमारा कंपोनेंट है, इधर देखो ध्यान से, ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, T1 sin θ1, और ऊपर की तरफ जो लग रहा है T1 cos θ1, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये M1G है ना, और ये T1 cos θ1 है, ठीक है, तो अगर हम M1G को T1 cos θ1 के साथ अगर कंपेयर करें तो देखो कॉमन सेंस की बात है कि अगर टेंशन ज्यादा होगी, अगर टेंशन ज्यादा होगी, जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, और जितनी ज्यादा नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा उतना ज्यादा हमारा जो ये वाला जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, वो उतना ज्यादा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरफ खिंचता चला जाएगा, है ना। तो जितनी ज्यादा टेंशन, यानी कि जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा टेंशन, ठीक है, और जितनी ज्यादा टेंशन उतना छोटा एंगल, तो जितना छोटा एंगल तो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि जो θ1 है, ठीक है, इट इज लेस देन θ2, ठीक है। θ1 हमारा छोटा होगा θ2 से, क्योंकि हमारा M1 बड़ा है M2 से, ठीक है। तो भाई क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बराबर है, फर्क कहां पर आएगा, टेंशंस में फर्क आएगा। फर्क कहां पर आएगा, हमारी टेंशंस में फर्क आएगा, यही सबसे बड़ी बात है ना। तो बहुत सिंपल वे में हम लोग इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मैथमेटिकली सॉल्व करने वाली बात नहीं है। हम इस तरीके से ओवरव्यू लेके एक लॉजिकली भी सोच सकते हैं ब्रेन में, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगर सिंपल कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो भी करेक्ट आंसर आ जाएगा, चिंता वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है, इसको उतारिए, स्क्रीन पॉज करो, फटाफट उतारो इसको। आगे बढ़ते बच्चों, अब इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास जो हमने ये कंसेप्ट अभी देखा, इस कंसेप्ट के अंदर हमने अपनी ऑब्जर्वेशन ली कि किस प्रकार से हमने पेंडुलम के दो सवाल देखे अलग अलग, और जैसे ये मैंने क्वेश्चन कराए इस पर मतलब वेरियस कंसेप्ट के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत बदल बदल के सवाल पूछे जा सकते हैं, उसकी चिंता मत करो, खूब अलग अलग चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो वो जितनी भी अलग अलग चीजें हमसे पूछी जा सकती है उन्हीं के ऊपर हम लोगों को यहाँ पर फोकस करना है ना, उन्हीं के ऊपर हम लोगों को यहाँ पर बच्चों
फोकस करना है और उन पर ध्यान देना है। ठीक, तो अब इन कंसेप्ट को जो मैंने तुम्हें सिखाया और जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने कंसेप्ट सिखाया है, उनके बिहाफ पर हमें एचसी वर्मा के कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं उनको देखो। ठीक है, हम लोग अब अपनी जो हमारी एचसी वर्मा की सॉल्व एक्सरसाइज है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर ऑब्जर्वेशन लेते हैं। जो हमारी एचसी वर्मा की सॉल्व एक्सरसाइज है उसके अंदर बच्चों देखो, सॉल्व एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक की चर्चा कर ली थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 तक की चर्चा हमने कर ली थी और अगर हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक की चर्चा कर ली तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर यानी कि 9th से लेकर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 14, 15, ठीक है। मैं बोर्ड पर लिख देता हूं जो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ये हमारे सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ एच सी वर्मा, ठीक है। एच सी वर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल्स 8 तक हम कर चुके थे, तो 9 करना है, 10 करना है, 11 करना है, 14, 15 करना है, ठीक है। 14, 15 करना है। बीच के एक दो क्वेश्चन छोड़वा रहा हूं क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। 14, 15 करना है बच्चों और 16 करना है। अच्छा सवाल है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हमें सवाल करना है और ठीक है, बस सॉल्व एग्जाम्पल में इतना, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल में इतना करेंगे। उसके बाद बच्चों जो हमारी ऑब्जेक्टिव वाली एक्सरसाइज है, ऑब्जेक्टिव वाली एक्सरसाइज में हम लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव 1, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ के, 1 to 9, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 एक्सेप्ट 7, क्योंकि उसमें डाइपोल की चर्चा है। अभी मैंने डाइपोल पढ़ाया नहीं है, इस वजह से मैं बस ये बात कह रहा हूं, ठीक है। फिर आ जाते हैं चलो एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन का होमवर्क अगर देखें तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 तक की चर्चा हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को हमें करने हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 बहुत ही बढ़िया सवाल है, अब वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। 15, 16, 17, 18, 19, 20, पूरे 20 तक, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। पूरे 20 तक के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इतना होमवर्क करके रखना है, ठीक है। और तुरंत हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, दैट इज टुमारो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी तुरंत एक लाइव डाउट डिस्कशन सेशन रखेंगे इसका, ठीक है। और लाइव डाउट डिस्कशन सेशन में इन सारे सवालों की चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो जो आज सिखाया है उसको बहुत अच्छे से अपने पास जो आपने नोट्स बनाए हैं लेक्चर देखने के बाद, उनको बहुत अच्छे से उसका रिवीजन करें और रिवीजन करने के बाद, ठीक है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो आज जो भी सीखा है वो बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर कल हम लोग लाइव डाउट डिस्कशन सेशन में इन सारे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ओके बच्चों।